हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अगर तुमको मोमेंट पता हो या लोड पता हो और डायमेंशन और रेनफोर्समेंट दोनों पता करना होगा तो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है एक, अ बीम इज सिंपली सपोर्टेड ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 7.5 मीटर, लोड ओवर द बीम इज 30 किलोमीटर पर मीटर एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। डिजाइन द बीम फॉर फ्लेक्सर, ये 4 है। Design the beam for flexor. Use M20 and Fe415. Keep width equals to 350 mm. Check the beam for percentage steel and minimum reinforcement. इनके बारे में बाद में बात करेंगे, परसेंटेज स्टील और मिनिमम रेनफोर्समेंट के बारे में। तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख लेते हैं पहले कि आपको गिवन क्या क्या है। हम पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि आपको गिवन चीज़ें क्या क्या दी हुई है। तो गिवन में देखिए क्या है, एक तो लेंथ दिया हुआ है, एक एल दिया हुआ है 7.5 मीटर, दूसरा आपको लाइव लोड दिया हुआ है। क्योंकि जो ये लोड है 30 किलो न्यूटन पर मीटर, ये एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट का मतलब क्या है कि आपको लाइव लोड दिया हुआ है। लाइव लोड हाउ मच, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। डिजाइन द बीम फॉर फ्लेक्सर, हम फ्लेक्सर के लिए डिजाइन कर रहे हैं अभी, मतलब जो बेंडिंग मोमेंट है उस बेंडिंग मोमेंट के लिए फ्लेक्सर के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, बाकी शियर टोर्शन में भी डिजाइन करते हैं, वो हम बाद में बात कर लेंगे, जब शियर या टोर्शन पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। और जो बी है, बी आपको कितना रखना है, बी हमको रखना है 350 mm। 350 mm आपको बी रखना है। तो पिछले वाले वीडियो को याद कीजिए, सबसे पहले मैं क्या कहा था कि स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डेप्थ एज्यूम करना है। अब आप चाहे कैपिटल डी एज्यूम कर सकते हो, स्मॉल डी एज्यूम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं यहाँ पे कैपिटल डी एज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैपिटल डी एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम कैपिटल डी। और मैंने कैपिटल डी एज्यूम किया 2 टाइम्स ऑफ बी, ये बताया था मैंने कि लगभग इस तरह से हम कैपिटल डी एज्यूम कर सकते हैं। तो 2b मैंने एज्यूम कर लिया। 2b एज्यूम करने के बाद आपको कैपिटल डी मिल जाएगा। ठीक है, 2b एज्यूम करने के बाद आपको कैपिटल डी मिल जाएगा। तो कैपिटल डी हो जाएगा आपका 2 × 350, तो दैट कम्स आउट टू बी 700 mm, राइट। तो अब ये जो कैपिटल डी है ये लोड कैलकुलेशन में काम आता है, हमको पता है। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में आपको करना है लोड कैलकुलेशन। स्टेप 2 में आपको करना है लोड कैलकुलेशन। जो हमने स्टेप लिखवाई थी सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, फालतू की कोई बात नहीं करनी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, कुछ भी नहीं करना आपको। तो लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले कैसा लोड कैलकुलेट करेंगे, डेड लोड कैलकुलेट करेंगे। डेड लोड क्या होता है, B इंटू कैपिटल डी इंटू गामा ऑफ कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट का गामा कितना लेते हैं हम, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो योर डेड लोड कम्स आउट टू बी B हाउ मच, 0.35, D 0.7 एंड गामा ऑफ कंक्रीट 25। ये होता है मीटर, ये होता है मीटर और ये होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्या यूनिट बचेगी, किलो न्यूटन पर मीटर। इसको जब सॉल्व करते हो आप तो डेड लोड का वैल्यू आता है आपका 6.125 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। अब डेड लोड दिया हुआ है, सॉरी लाइव लोड तो आपको दिया हुआ है, डेड लोड आ गया। तो लाइव लोड कितना दिया हुआ है आपको, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। दोनों को ऐड कर लो, आपको मिल जाएगा टोटल लोड। आपको मिल जाएगा टोटल लोड W इज इक्वल टू कितना, 36.125 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होता है, अल्टीमेट लोड पे काम करते हैं, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड में। तो हम बनाएंगे इसको सबसे पहले अल्टीमेट लोड। सबसे पहले आप बनाओगे इसको अल्टीमेट लोड। तो अल्टीमेट लोड W U इज इक्वल टू व्हाट, 1.5 W। तो ये हो जाएगा W U इज इक्वल टू 1.5 इंटू 36.125 and it comes out to be
54.1875 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको लोड पता चल गया, टोटल लोड। टोटल लोड कौन सा? फैक्टर्ड लोड बोलो इसको, चाहे अल्टीमेट लोड बोलो, एक ही बात है। अच्छा, हम यहाँ पे एक काम और कर सकते थे। जो आपने कैपिटल डी एज्यूम किया, इस कैपिटल डी के साथ हम एज्यूम कर सकते थे, एज्यूम डी डैश। तो डी डैश अगर एज्यूम करते हैं, मान लीजिए 50 mm एज्यूम कर लिया आपने डी डैश, तो जब 50 mm डी डैश एज्यूम किया तो आपको इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगा क्या? ऐसे आपको इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगा कितना? d इज इक्वल टू 700 mm माइनस 50 mm। हाउ मच? 650 mm, राइट। लेकिन ये जो d है 650 mm, ये एज्यूम वैल्यू है। ये हमने जो वैल्यू एज्यूम किया वो है। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी वो आपको बताना पड़ेगा। तो लोड आ गया। लोड के बाद हम क्या करें? स्टेप 3 में क्या कर सकते हैं? हम मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप 3 में क्या करोगे आप? मोमेंट कैलकुलेशन करोगे। मोमेंट कैलकुलेशन, मोमेंट कैलकुलेशन। अब आपसे कहा है क्वेश्चन में कि बीम सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो एम यू इज इक्वल टू डब्ल्यू यू इंटू एल स्क्वायर बाय 8, ये फॉर्मूला होता है। तो एम यू कम्स आउट टू बी डब्ल्यू यू कितना? 36.1875, एल कितना? 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो आपको एम यू मिलेगा 38, सॉरी ये मिलेगा आपको 381। एक सेकंड में इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, ये 381 ही आएगा क्या? 37.5 स्क्वायर इंटू 36.1, 36 नहीं आएगा, ये आएगा 54। ये मैंने डब्ल्यू यू का वैल्यू कितना था हम देखते हैं पीछे। डब्ल्यू यू का वैल्यू 54 है, तो मैंने वैल्यू गलत लिख दिया यहाँ पे। इसको हमको काट के कितना लिखना पड़ेगा? तो मैं इस टाइप को लिख देता हूँ यहाँ पे, एम यू इज इक्वल टू 36 की जगह कितना आएगा? 54। तो 54.1875 इंटू 7.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, और इसको जब सॉल्व करोगे तो एम यू का वैल्यू मिलेगा आपको 381 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये मोमेंट मिल गया आपको 381 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये वाला वैल्यू मिल गया मोमेंट का। अब मोमेंट की वैल्यू के बाद आप नेक्स्ट स्टेप कौन सा करते हो? डी कैलकुलेट करते हो इस मोमेंट के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इन स्टेप्स का रीजन मैं आपको पहले पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो स्टेप 4 में क्या करते हैं हम? डिटर्मिनेशन फॉर डी, डिटर्मिनेशन फॉर डेप्थ। कौन सा डेप्थ? इफेक्टिव डेप्थ। और इसके लिए आप क्या करते थे? डी का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम यू डिवाइडेड बाय आर यू बी, आर यू बी। अब देखिए, मैंने तुमको एक बार टेबल बनवाई थी आर यू की। तो FE 415 के लिए, FE 415 के लिए जो आर यू का वैल्यू होता है वो होता है 0.138 FCK, 0.138 FCK। तो D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? एम यू डिवाइडेड बाय आर यू का वैल्यू आ जाएगा 0.138 इंटू FCK इंटू D। तो इनकी जब वैल्यू पुट करोगे तो D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम यू कितना? 381 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि ये न्यूटन इंटू mm हो गया। अब ये हो गया न्यूटन इंटू mm। हमने क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि B का वैल्यू आपको mm में रखना है, तो D का वैल्यू भी mm में आएगा। डिवाइडेड बाय 0.138 FCK का वैल्यू कितना? 20, और B का वैल्यू कितना? 350। तो D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 628।
628, मतलब डी कम से कम कितना चाहिए आपको बैलेंस सेक्शन के लिए 628, और 628 से ज़्यादा लेंगे हम तो सेक्शन होगा आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और आपने एज्यूम कितना किया था यहाँ पे 650, तो 628 और 650 में कोई फर्क नहीं है, तो हम 650 को लेके ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 628 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम कितना लें, 650 ले सकते हैं, 640 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए 640 ले लिया अगर, एडॉप्ट डी इज इक्वल टू 640। अगर 650 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 640 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 660 ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना फ्लक्चुएशन चलता है डिजाइन में, लेकिन ऐसा मत करना कि 628 रिक्वायर्ड है आपने ले लिया 900 या 1000। अगर 50 mm के आसपास का डिफरेंस है, 70 mm के आसपास का डिफरेंस है तो भी चलता है। क्लियर? तो डी का वैल्यू आपको पता चल गया 640 है, बी का वैल्यू हमको पहले से दे रखा है, मोमेंट आपको पता चल गया है, तो हम डायरेक्टली अब एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, कितने स्टेप हो गया, पिछला 4 हो गए, जो 5वें स्टेप में आ जाएगा स्टेप 5, कैलकुलेशन फॉर एएसटी। कैलकुलेशन फॉर एएसटी। एएसटी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी आपको पता है, एएसटी इज इक्वल टू 0.5 एफसीके बाय एफवाई 1 माइनस 4.6 mu डिवाइडेड बाय एफसीके बीडी स्क्वायर इंटू बीडी। ठीक है, इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो AST 0.5, FCK इज इक्वल टू 20, FY इज इक्वल टू 415, 1 माइनस 4.6, MU का वैल्यू है 381 इंटू 10⁶, डिवाइडेड बाय FC का वैल्यू 20 MPa, B का वैल्यू 350, D का वैल्यू आया कितना लिया हमने 640, तो 640 का स्क्वायर इंटू B इंटू डी, मतलब 350 इंटू 640। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको AST का वैल्यू मिलता है लगभग 2014.85 mm²। इस तरह से हम AST का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरी चीज देखिए क्वेश्चन में क्या कहिए आपसे, देखिए दूसरा चीज क्वेश्चन में क्या मांगा है, चेक द बीम फॉर परसेंटेज स्टील एंड मिनिमम रेनफोर्समेंट। ये दो एडिशनल काम बताए हैं आपको, परसेंटेज स्टील और रेनफोर्समेंट, परसेंटेज स्टील एंड रेनफोर्समेंट। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, अगर मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात हो, अगर मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात हो, मिनिमम रेनफोर्समेंट इन बीम, मिनिमम रेनफोर्समेंट इन बीम, तो मैंने आपको पहले बताया था, ये जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे कुछ, तब मैंने कुछ एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ इस तरह से कि AST लिमिटिंग, सॉरी AST मिनिमम बाय BD इज इक्वल टू 0.85 बाय FY, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखवाया होगा। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखते हैं तो AST मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी कि मिनिमम से कम रेनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए। AST मिनिमम का मतलब यह है कि इससे कम रेनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो AST मिनिमम हो जाएगा इज इक्वल टू 0.85 BD डिवाइडेड बाय FY। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करके देखते हैं तो 0.85 इंटू बी का वैल्यू कितना 350, डी का वैल्यू कितना 640 डिवाइडेड बाय FY का वैल्यू कितना 415। इसको जब सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू आता है तकरीबन 466 mm²। मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बीम को कम से कम कितना स्टील चाहिए होगा 466 mm²।
और तुम्हारा रेनफोर्समेंट कितना आया है 2014, तो 2014 आपका वैल्यू आया है। और एएसटी मिनिमम कितना चाहिए आपको, एएसटी मिनिमम कितना चाहिए तुमको, वो चाहिए 600, सॉरी एएसटी मिनिमम कितना आया, ये मिट गया है, तो एएसटी मिनिमम कितना आ गया था, लगभग 466 mm²। तो जो एएसटी तुमने निकाला है उस एएसटी का वैल्यू एएसटी लिमिटिंग से बड़ा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा इसने क्या मांगा है, परसेंटेज रेनफोर्समेंट के लिए चेक करने के लिए बोला है। तो परसेंटेज रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं हम, AST बाय BD इंटू 100, मतलब B इंटू डी के क्रॉस सेक्शन में कितना एरिया ऑफ स्टील है, इस तरह से निकाल लेंगे। तो AST का वैल्यू तुम्हारे पास है 2014.85 डिवाइडेड बाय BD का वैल्यू कितना 350 इंटू 640 इंटू 100, तो कितना आया 0.88%, 0.88%। और अगर PT लिमिटिंग देखें, अगर PT लिमिटिंग देखें FE 415 के लिए, तो FE 415 के लिए PT लिमिटिंग होता है 0.048 इंटू FCK, मतलब 0.048 इंटू 20, और ये आता है तकरीबन 0.95% के आसपास। मैंने तुमसे एक चीज ये कही थी पहले कि हम परसेंटेज स्टील से भी अंडर रेनफोर्स सेक्शन चेक कर सकते हैं। अगर PT का वैल्यू छोटा है PT लिमिटिंग से, तो क्या कौन सा सेक्शन हुआ करता था, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स ही है, अंडर रेनफोर्स से डिजाइन किया है, क्योंकि परसेंटेज रेनफोर्समेंट तुम्हारे सेक्शन में कितना है 0.88% है, और लिमिटिंग सेक्शन के लिए कितना है 0.95%। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन है इसमें, डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन ऑफ 7 मीटर फॉर ए लाइव लोड ऑफ 45 किलोन्यूटन पर मीटर, कंसिडर विड्थ ऑफ द बीम एज 500 mm, यूज M30 एंड FE 415। ये आपको खुद को सोल्व करके देखना है, ये आपको खुद को सोल्व करके देखना है। जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे ही सबसे पहले डी एज्यूम करोगे, फिर हम लोड कैलकुलेट करेंगे, फिर हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आती है, और फिर AST बता देंगे। इतना काम आपको खुद को करना है, क्लियर। और ये भी बीम कैसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो मोमेंट याद रखना, मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए अलग कैलकुलेट किया जाता है और कैंटिलीवर के लिए अलग कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम कैंटिलीवर। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो सिंपली सपोर्टेड के थे, ये कैंटिलीवर का है। कैंटिलीवर फॉर ए स्पान 4 मीटर सब्जेक्टेड टू अ लाइव लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर, 20 किलोन्यूटन पर मीटर। साइज ऑफ बीम यूज्ड इज 500 इंटू 800, मतलब क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन तो दी हुई है और आपसे एरिया ऑफ स्टील पूछा है। कंसिडर 60 mm इफेक्टिव कवर, यूज M30 एंड FE 415। देखिए हमको दिया रखा है M, L का वैल्यू दे रखा है, और ये कैंटिलीवर है। ये कैसा है, कैंटिलीवर इस तरीके का है, ये कैंटिलीवर है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि अगर कैंटिलीवर बीम है तो इस कैंटिलीवर बीम पे जैसे लोड लगेगा तो लोड लगने के साथ ही इस तरह से बेंड होगा। तो कैंटिलीवर बीम में हमेशा जो टेंशन आता है वो ऊपर वाले फेस पे आता है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला फेस तो टेंशन जोन होता है, ये वाला टेंशन जोन होगा, ये वाला कंप्रेशन जोन होगा। सिंपली सपोर्टेड में थोड़ा सा उल्टा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो L का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4 मीटर, लाइव लोड का वैल्यू हमको दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन भी दी हुई है। B का वैल्यू दिया हुआ है 500, कैपिटल D का वैल्यू 800 mm, साथ ही इसने D डैश का वैल्यू दिया हुआ है 60। तो जब D डैश 60 अगर है तो स्मॉल d का वैल्यू कितना होगा 800 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 740 mm, राइट। तो अब हम लोड कैलकुलेट करेंगे क्योंकि साइज तो दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लोड कैलकुलेशन
सबसे पहले हमने करना है लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में लाइव लोड तो दे रखा है, डेड लोड कैलकुलेट करना है। तो डेड लोड क्या होता है, B इंटू डी इंटू 25। तो B का वैल्यू कितना 0.5, कैपिटल D का वैल्यू दे रखा है 0.8 इंटू 25। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आता है आपके 10 किलो न्यूटन पर मीटर। और लाइव लोड कितना दे रखा है आपको 20, लाइव लोड दे रखा है 20। तो जो टोटल लोड होगा, टोटल लोड W इज इक्वल टू कितना 30 किलो न्यूटन पर मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 आ गया। जब 30 आया तो अब आपको मोमेंट चाहिए, ठीक है। 30 के बाद हमको सबसे पहले तो WU कैलकुलेट करना है। तो WU क्या होता है 1.5 इंटू W। तो WU इज इक्वल टू 1.5 इंटू W का वैल्यू कितना 30। तो ये आ जाएगा 45 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आ गया तुम्हारे पास अल्टीमेट लोड। इस अल्टीमेट लोड के लिए मोमेंट निकाल लेंगे। तो मोमेंट कैलकुलेशन, यहां पे याद रखना कि बेंडिंग मोमेंट WL²/8 नहीं होगा क्योंकि कैंटिलीवर बीम है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट होगा WUL²/2 क्योंकि कैंटिलीवर केस के लिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू यही होता है WL²/2। तो MU कम्स आउट टू बी WU 45, L का वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास MU का कितना आएगा 360 समथिंग। ये आ जाएगा आपका 360 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोमेंट भी आ गया, डायमेंशन आपको पहले से दे रखी है। तो डायरेक्टली अब हम AST का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है 0.5 FCK बाय FY 1 माइनस √1 माइनस 4.6 MU डिवाइडेड बाय FCK BD² इंटू BD। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो AST कम्स आउट टू बी 0.5, FCK का वैल्यू कितना, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, FCK का वैल्यू दे रखा है 30, FCK का वैल्यू दे रखा है 30। तो FCK की जगह रख देंगे 30 डिवाइडेड बाय 415 1 माइनस 4.6 इंटू MU का वैल्यू आया 360 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय FCK का वैल्यू 30, B का वैल्यू 500, D का वैल्यू 740 का स्क्वायर इंटू 500 इंटू 740। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको AST का वैल्यू मिल जाएगा लगभग 1411 mm²। ठीक है, क्लियर। तो हम सभी तरीके के क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपको क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन दे रखा हो, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे पता करते हैं ये भी देख लिया। अगर आपको डायमेंशन दिया हो प्लस डायमेंशन के साथ क्या दे रखा है यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे पता करते हैं। अगर डायमेंशन के साथ मोमेंट दे रखा हो तो हम एरिया ऑफ स्टील कैसे पता करते हैं ये भी देख लिया। और गिवन लोड के लिए या मोमेंट के लिए डायमेंशन भी कैसे पता करते हैं और AST भी कैसे पता करते हैं। तीनों तरीके के क्वेश्चन देख चुके हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही तरफ रेनफोर्समेंट था, न्यूट्रल एक्सिस के टेंशन साइड में। तो इस तरीके के सेक्शन को हम बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। इसको बोलते हैं हम सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो अभी तक हमने सिर्फ सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन की। इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।